लोगों से सुना है, किताबों में लिखा है, सबने यही कहा है, सबने यही कहा। मित्रों नमस्कार। किताबों के पन्नों में भी कई ऐसी बातें छिपी होती हैं, जब तक उसको आप पढ़ते नहीं वो उजागर नहीं होती। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड पर लिखी गई एक किताब की, जिसे बॉलीवुड के ही एक अंदर के इनसाइडर आदमी ने लिखी है, जिनका नाम है राज ग्रोवर। राज ग्रोवर ने 2018 में एक किताब लिखी। उसका शीर्षक था द लीजेंड ऑफ बॉलीवुड। द लीजेंड ऑफ बॉलीवुड। ये किताब देखिए, इस तरह से इसका कवर पेज है। और इस किताब में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसे रहस्य जो बहुत अलग तरह के नहीं है, या कहना चाहिए गॉसिप नहीं है, बिल्कुल वास्तविक बातें लिखी है और अच्छी बातें लिखी है कि किस तरह से हीरो हीरोइन लोगों ने संघर्ष किया, किस तरह से वे राज ग्रोवर के संपर्क में आए, राज ग्रोवर ने उनकी कहाँ कहाँ कैसे कैसे उनको फैसिलिटेट किया। ये सब बातें उन्होंने बहुत ही धीर गंभीर स्वभाव रहा होगा उनका राज ग्रोवर का, शायद उसी वजह से बिल्कुल नफासत से लिखी किताब हालांकि इंग्लिश में है और कुल 270 पेजेस में सिमटी हुई है ये किताब। और इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम किसी नई दुनिया में आ गए हैं। इस किताब में राज ग्रोवर ने जिन लोगों के बारे में लिखा है उनके एक बार नाम सुन लीजिए। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इतने बड़े बड़े हीरो हीरोइनों के साथ इनका जीवंत संपर्क था, और कहीं ना कहीं राज ग्रोवर ने उनकी किसी न किसी रूप में मदद की थी। सबसे पहले इसमें अमिताभ बच्चन के ऊपर लिखा गया है, उसके बाद बलराज साहनी पे लिखा गया है, धर्मेंद्र, दिलीप कुमार, डिम्पल कपाड़िया, जॉनी वॉकर, लीना चंदावरकर, महेश भट्ट, मनोज कुमार, नरगिस, राजेंद्र कुमार, प्रकाश मेहरा, राखी गुलजार, संजय दत्त, शबाना आजमी, शशि कपूर, सुनील दत्त, तबस्सुम, विनोद खन्ना और जरीना वहाब पर राज ग्रोवर की कलम चली है। इतने लोगों के संपर्क में थे। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि राज ग्रोवर असल में थे कौन। राज ग्रोवर जो थे फिल्म निर्माता थे। एक दो फिल्में उन्होंने बनाई, ठिकाना और एक पिक्चर और थी, नाम भूल रहा हूँ उसका मैं। दरअसल वे मूलतः अजंता आर्ट्स, जो सुनील दत्त और नरगिस दत्त की कंपनी थी फिल्म मेकिंग के लिए, प्रोडक्शन हाउस था, उसके प्रोडक्शन इंचार्ज रहे हैं। ये काम करते करते उन्होंने खुद भी अपना काम किया और खुद ठिकाना फिल्म बनाई, और उस ठिकाना फिल्म के अनुभव भी उन्होंने इसमें लिखे हैं कि उनको किस तरह की परेशानियां आई। तो उन्होंने एक तो ये फिल्म बनाई थी ठिकाना, और एक और कोई और थी। दो फिल्म के अलावा ज़्यादा उनकी फिल्में इस फील्ड में चले नहीं, लेकिन उनके जीवंत संपर्क तब के तमाम हीरो हीरोइन, डायरेक्टर और इनसे थे। ये किताब दरअसल राज ग्रोवर ने, चूँकि अजंता आर्ट्स के ये प्रोडक्शन इंचार्ज थे, और उन्होंने लिखा है कि सुनील दत्त और नरगिस यानी कि नरगिस दत्त को डेडिकेटेड करते हुए इस किताब को उन्होंने लिखा है कि वे मेरे पेरेंट्स से कम नहीं थे, इतने निकट थे उनके। सारा काम उनका यही देखा करते थे। तो अब इसमें थोड़ा सा अंदर चलते हैं किताबों में। एक दो या चार पांच लोगों के बारे में बात करेंगे। इतना समय बहुत समय लगेगा नहीं, तो इतने सारे लोगों की बातें यदि किताब पढ़ेंगे तो सबके किस्से निकलेंगे इसमें। शुरुआत राज ग्रोवर अमिताभ बच्चन से करते हैं। लिखते हैं कि एक दिन नरगिस भाभी और सुनील दत्त ने उन्हें बुलाया घर पे और कहा कि एक लड़का कलकत्ता से यहाँ आ रहा है, और उसके लिए प्रधानमंत्री तब की श्रीमती इंदिरा गांधी का फ़ोन आया था कि इनको काम दिलाने में मदद करिए आप। तो ये जिम्मा सुनील दत्त और नरगिस ने राज ग्रोवर को दिया था कि वे जिन जिन से कहें उन्होंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर से उन्हें मिलवाएं। खबर भेज दी गई अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन बॉम्बे आते हैं, काफ़ी पहले आ जाते हैं, कोलाबा में ठहरते हैं। राज ग्रोवर बांद्रा में रहते हैं। दोनों मिलते हैं, पहली बार सुनील दत्त और नरगिस दत्त के घर में मिलते हैं। फिर मुलाकात के बाद नरगिस उनको किसी बी आर चोपड़ा से मिलवाने
बात करके भेजती है, ये मिलने जाते हैं। तो शुरुआती दौर में तो फ़ोटो वोटो वो रख देते हैं इनके, अमिताभ बच्चन के, बी आर चोपड़ा। लेकिन जब राज ग्रोवर उनसे कहते हैं कि साहब ये तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ से रिकमेंड आई है इनकी, और इनके बारे में कुछ विचार करिए, तो फिर वो एक बार फिर फ़ोटो देखते हैं और कहते हैं कुछ है इसके फ़ोटो में दम। और वह डायरेक्टर मोहन सहगल से बात करके इनका स्क्रीन टेस्ट अरेंज करवाते हैं। काफ़ी स्क्रीन टेस्ट का भी इसमें लिखा है। और राज ग्रोवर ने जो शुरुआत के 4 दिन रहे थे अमिताभ बच्चन, उन 4 दिनों का वर्णन बहुत अच्छे संवेदनशीलता के साथ और बहुत ही रोचक तरीके से किया है। शायद अमिताभ बच्चन को भी याद होगा वो सब घटनाक्रम, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए एकदम नया है वो। और नया इसलिए है कि 2008 में हालांकि ये पुस्तक आ गई थी, किसी तरह से अमेजन की जो खंगालने पे मुझे नज़र आई, तो मैंने इसको मंगवा के पढ़ा, तो मुझे लगा कि वाह क्या बात है, इसमें तो बहुत सारे ऐसे फिल्मी दुनिया के राज हैं, राज की किताब में। तो बात कर रहे थे अमिताभ बच्चन की, मोहन सहगल से मिलवाते हैं। फिर वही दूसरे दिन ताराचंद बड़जात्या के ले जाते हैं इनको राष्ट्रीय प्रोडक्शन के लिए। तो ताराचंद बड़जात्या आउटराइटली रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई ये तो जमेगा नहीं, लंबा बहुत है हीरो आपका, ये इसके साथ कोई हीरोइन काम नहीं करेगी। वो लगे हाथ में अमिताभ बच्चन को सलाह भी दे देते हैं कि आप जाइए अपने पिता की तरह कविताएं लिखिए, यहाँ कुछ नहीं होगा आपका। मोहन सहगल भी स्क्रीन टेस्ट लेते हैं, लेकिन उसमें इनका कुछ होता नहीं है। और बाद की कहानी फिर बताते हैं वो कि रेशमा और शेरा में खुद सुनील दत्त और नरगिस दत्त ने उनको मौका दिया। इसके बाद उन्हें 7 हिंदुस्तानी मिली। 7 हिंदुस्तानी ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखी थी और डायरेक्ट की थी। तो पहले वो रिलीज़ हो गई, रेशमा शेरा बाद में रिलीज़ हुई और इससे पहचान बनना शुरू हुई। और बाद के समय में जो भी स्ट्रगल रहा अमिताभ बच्चन का, उसका भी विवरण देते हैं वो। और फिर जंजीर से जिस तरह से उनकी एकदम एंग्री यंग मैन की छवि बनती है, उसके बारे में भी कुछ लिखते हैं। तो बड़ा अच्छा आलेख है, शुरुआती बड़ा अट्रैक्टिव है और उसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो आगे बात करते हैं हम दूसरे मनोज कुमार के बारे में भी लिखते हैं वो, कि मनोज कुमार को इनके किसी दोस्त ने मिलवाया था, तभी हरे कृष्ण को स्वामी हुआ करते थे मनोज कुमार। और इन्हीं के एक कमरे में कहीं बांद्रा के आसपास था इनका कोई छोटा सा रूम, सिंगल रूम, जिसमें 2 चारपाइयाँ लगी हुई थी, तो वो शेयर करते थे। और बड़ा अच्छा लिखा है कि बाहर उस ज़माने में फ्लश लेटरिन वगैरह होती नहीं थी, या जैसी भी लेटरिन वगैरह होती थी तो वो रूम में नहीं होती थी, बाहर होती थी, और लोटा भर के ले जाना पड़ता था। तो वो बड़ा मज़ेदार है कि दोनों लाइन में लग के, लोटा लग के सार्वजनिक शौचालय में निवृत्त होकर फिर बात की कहानी तो फिर उन्होंने बताई है कि किस किस से मिले मनोज कुमार और कैसे हिट हुए। लेकिन एक बात ज़रूर लिखते हैं कि जो मनोज कुमार आज भी जब भी उनको मिलते थे तो वही सम्मान देते थे एक रूममेट की तरह। उन्होंने कभी इतने सफल होने के बाद अपने मित्रों को नहीं भूला, ये खासियत उन्होंने इसमें बताई है। इसी तरह जॉनी वॉकर के बारे में इसमें लिखा गया है कि जॉनी वॉकर तब बस कंडक्टर हुआ करते थे और बस में तब बलराज साहनी यात्रा किया करते थे। जुहू से कहीं उनके प्रोडक्शन जहाँ शूटिंग होती थी तो उसी बस से जाया करते थे। बस में जॉनी वॉकर की बातचीत से और उनकी जो अदाएं थी उससे प्रभावित होकर बलराज साहनी ने कहा कि तुम्हें तो भाई फिल्म में आना चाहिए। जॉनी वॉकर का भी इंटरेस्ट जगा तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम गुरुदत्त के फला प्रोडक्शन हाउस में आ जाओ, मिल लो वहाँ के। और कुछ ऐसा प्लान बनाया उन्होंने कि तुम ऐसे मत मिलना है। हालांकि उनको बता दिया था कि एक जॉनी वॉकर नाम का एक व्यक्ति है जो एक्टिंग में इंटरेस्ट रखता है, उससे मिलना है। कब मिलना है, क्या मिलना है, थोड़ा छिपा के रखा बलराज साहनी ने। महमूद को इसको जॉनी वॉकर को कहा कि तुम जब एंट्री करो वहाँ तो एक शराबी की एक्टिंग करना सीधे। मैं बाद में बताऊंगा कि तुम जॉनी वॉकर हो, तुम ही को बुलाया था हमने। तो जॉनी वॉकर शराबी की एक्टिंग करके घुस जाता है अंदर और ऐसी एक्टिंग करता है कि बिल्कुल जिसको कहना चाहिए ज़बरदस्त तरीके से। गुरुदत्त को उसको बाहर निकालने के लिए 4 अपने प्रोडक्शन के लोगों को ला के निकलवाना पड़ता है। और बाद में फिर मुस्कुराते हुए बलराज साहनी बताते हैं कि ये ऐसा नाटक हमने किया था और यही आदमी है जो एक्टिंग करना चाहता है तुम्हारा प्रोडक्शन हाउस में। गुरुदत्त बड़े प्रसन्न होते हैं। और बाद के समय तो फिर जॉनी वॉकर को हर फिल्म में उन्होंने लिया और यहाँ तक कि कॉमेडियन के लिए ऊपर गीत भी लिखवाया और गीत बनाए और वो पिक्चराइज हुए। और जॉनी वॉकर फिर गुरुदत्त के आने वाले समय में काफ़ी गहरे मित्र हो गए थे। तो ये घटना बड़ी मज़ेदार है। कई तरह से अलग अलग लोगों ने बताते हैं इस घटना को, लेकिन असल घटना कैसे हुई थी और कैसे मैनेज किया था बलराज साहनी ने, ये राज ग्रोवर ही लिखते हैं इस अपने किताब में।
आते हैं हम आगे, मनोज कुमार की बात हो गई। नरगिस दत्त और सुनील दत्त के तो पूरे भक्ति थे, तो उनके बारे में तो खूब ही लिखा उन्होंने कि किस तरह से सुनील दत्त और नरगिस दत्त का विवाह हुआ, फिर संजय दत्त का जन्म हुआ और कैंसर हो गया, तो वो अमेरिका जा कर के सुनील दत्त किस तरह से सुनील दत्त ने नरगिस दत्त की सेवाएं की। वे लिखते हैं कि जब वो मृत्युशैया पर थी, वो तो इतनी अधिक सेवा से प्रसन्न होकर खुश हो गए सुनील दत्त की, और नरगिस ने कहा कि मैं कैंसर की इतने गंभीर बीमारी से पड़ी हूँ और तुम मेरी सब काम छोड़ के इतनी सेवा कर रहे हो, इतने सक्षम हो, तो इलाज भी करा रहे हो, लेकिन जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको क्या होता होगा, वो कौन देखता होगा और इतना पैसा कहाँ से लाते होंगे। यह बात सुनील दत्त को लग गई। नरगिस दत्त के निधन के बाद उन्होंने नरगिस दत्त फाउंडेशन बनाया, जिसको प्रिया दत्त आज भी चलाती हैं, और उस फाउंडेशन के द्वारा गरीब लोगों के जो पेशेंट होते हैं कैंसर के, उनकी मदद की जाती है। तो इतना बड़ा काम किया उन्होंने सुनील दत्त ने अपनी पत्नी की स्मृति में। और दूसरा, एक फिल्म भी बनाई दर्द का रिश्ता, जो इससे जुड़ी हुई थी। दर्द का रिश्ता अच्छी हिट फिल्म हुई। राजगौरव बताते हैं कि सुनील दत्त ने अपनी मां के कहने पर अपने छोटे भाई सोम दत्त को भी हीरो बनाने का प्रयास किया, और उसी फिल्म में उन्होंने लीना चंदावरकर को लिया। मन का मीत नाम था उस फिल्म का। सोम दत्त तो उस फिल्म में चले नहीं, लेकिन लीना चंदावरकर का कैरियर इसमें आगे चल पड़ा। इसी में विलेन के रूप में विनोद खन्ना को कास्ट किया गया था, वो भी चल पड़े। तो इस फिल्म से, जिस फिल्म से सुनील दत्त ने अपने भाई को आगे बढ़ाने के लिए फिल्म का प्रोडक्शन किया था, उससे दो लोगों का की लाइफ चल पड़ी, बाद में बड़ा हीरो बन गए ये बड़ी अच्छी कहानी है। दिलीप कुमार के बारे में भी काफ़ी कुछ विस्तार से लिखा है उन्होंने कि दिलीप कुमार पेशावर से कैसे मुंबई आए। पेशावर में थे तो बड़े अंग्रेजी बोलने के कारण, उनकी अंग्रेजी की पढ़ाई का उनका पूरा परिवार उनके फ़क्र किया करता था। बम्बई में आकर उन्होंने अपने पिता के ड्राई फ्रूट के व्यवसाय में भाग लिया, उसको चलाया। फिर पुणे में जा कर के दिलीप कुमार ने एक मिलिट्री कैंटीन में नौकरी करी, और बीच के समय में खुद ने फ्रूट की दुकान चलाई। फिर उन्होंने कहा कि फ्रूट वाला कैसे फिल्म वाला बना। तो एक दिन जब दिलीप कुमार थोड़े जवान होने लगे, तो कांच में देख के खुद को, उसकी छवि देख के उनको लगा कि उस दिन फिल्म में जाना चाहिए। और वे बॉम्बे टाकी, जिसकी हीरोइन और मालिक देविका रानी हुआ करती थी, उनके चक्कर लगाने लगे स्टूडियो के। एक दिन देविका रानी ने उन्हें देख लिया और बुलाया और बात करी, कुछ अच्छा लगा, तो पहली फिल्म ज्वार और हटा में उन्हें साइन कर लिया। और साइन करने के बाद देविका रानी ने खुद के अपोजिट किया। फिल्म खूब सुपर डुपर हिट हुई और दिलीप कुमार की किस्मत बदल गई। इसी तरह से धर्मेंद्र के बारे में भी लिखते हैं कि धर्मेंद्र जो थे वो पंजाब के एक सहनवाल करके जगह है लुधियाना के पास, वहाँ से फिल्म फेयर मैगजीन के कॉन्टेस्ट में सिलेक्ट होकर के आए थे, और बहुत ही खूबसूरत और सुदर्शन व्यक्तित्व के धनी थे। तो चूँकि इस फिल्म में, फिल्मी दुनिया में उनके साथ साथ सुरेश पुरी भी आए थे, तो सुरेश पुरी को तो फिल्म मिल गई, लेकिन धर्मेंद्र को कोई कास्ट करने को तैयार नहीं हुआ था। सिलेक्ट होने के बाद में भी उस कॉन्टेस्ट में लगातार प्रोड्यूसर से मिलना और इधर उधर स्ट्रगल चल रहा था उनका। एक दिन मनोज कुमार ने राज ग्रोवर से कहा कि भाई ये धर्मेंद्र है, इसको किसी रमेश सहगल से मिलवाओ। तो रमेश सहगल बड़े डायरेक्टर हुआ करते थे, उनके कुछ फ़ोटो लेकर के रमेश सहगल को राज ग्रोवर ने दिखाए। फ़ोटो बहुत अच्छे लगे, सुंदर दिखने में तो थे ही थे। और बताते हैं कि उनके फ़ोटो देख करके लोग, और ख़ुद उन्होंने राज ग्रोवर ने कहा था कि ये फ़ोटो तो हॉलीवुड के हीरो तब के जेम्स डीन की तरह लगते हैं। जब धर्मेंद्र को ये बताया राज ग्रोवर ने, तो उन्होंने कहा कि भाई फ़ोटो तो सब पसंद करते हैं, कि काम कोई नहीं देता। लेकिन बाद में जब रमेश सहगल ने उनको ध्यान से फ़ोटो देखे, फिर बुलवाया, बात करी। बात करने के बाद उन्होंने अपने परिजनों, जो वो भी फिल्मी दुनिया में काम करते थे, संतोष सहगल और केवल सहगल को धर्मेंद्र से मिलवाया। और इस तरह से धर्मेंद्र की पहली फिल्म शोला और शबनम मिली उन्हें। फिल्म तरला नाम की एक गुजराती अभिनेत्री थी, उनके साथ धर्मेंद्र ने काम किया। फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और धर्मेंद्र की जो है फिल्मी यात्रा चल पड़ी, आगे कई फिल्मों में काम किया। यहाँ तक कि इज्जत में उन्होंने
जयललिता के अपोजिट भी काम किया। तो इस तरह से कई कहानी किस्से इस किताब में भरे पड़े हैं। अमेजन पर उपलब्ध है। इसका एडिशन पहली बार जो आया था वो 2018 में आया था और इसको प्रकाशक हैं इसके फर्स्ट जायको इम्प्रेशन, फर्स्ट जायको जैको बुक्स के नाम से है, जायको बुक। और ये मात्र 399 रुपीज़ की किताब है। तो देखिए, फिल्मी दुनिया में जो रुचि रखते हैं वो थोड़ा गहरे पानी में उतर के या गोते लगा के मोती चुनना चाहते हैं तो इस किताब को खरीदिए, फिल्म को नहीं। आज बस इतना ही। नमस्कार।